हम लोग अक्सर धान गेहूँ की खेती करते हैं और ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाता। व्यावसायिक फसलों की अगर खेती करें तो ज़्यादा लाभ होता है। और इसी व्यावसायिक फसल में एक फसल है मक्का, और मक्का में भी बहुत सारे हैं, जैसे कि बेबी कॉर्न का नाम आप सुने होंगे, स्वीट कॉर्न का नाम सुने होंगे। प्रश्न उठता है ये बेबी कॉर्न क्या है? बेबी कॉर्न, बेबी का मतलब होता है बच्चा और कॉर्न का मतलब होता है मक्का। तो बच्चा मक्का यानी जिस समय में मक्का के पौधा में भुट्टा आता है और भुट्टा के ऊपर में जो रेशा आता है, रेशा आना जब शुरू होता है उसके 24 से 48 घंटा के अंतर्गत अगर हम भुट्टा को तोड़ लेते हैं तो वही बच्चा मक्का होता है, बच्चा भुट्टा होता है और उसको बेबी कॉर्न कहते हैं। खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए एक बार गहरी जुताई करके 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करना चाहिए। बुआई से 15 से 20 दिन पहले 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद को कल्टीवेटर की मदद से पूरे खेत में समान रूप से दें। इसके बाद खेत को अच्छी तरह से समतल कर लें। मक्का की खेती जैसे करते हैं उसी तरह से इसकी भी खेती करना है। सिर्फ 2-3 बातों का खास रूप से ध्यान देना है। बेबी कॉर्न का बीज दर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बेबी कॉर्न में 10 किलो 1 एकड़ में बीज डालते हैं। दूसरा चीज़ है, बेबी कॉर्न का खास किस्म है और वो किस्म का नाम सरकारी संस्था का है HM4, जो कि पूरे देश के लिए रिलीज किया गया है। और प्राइवेट संस्था का है 5414 और 5417। ये प्योर लाइन है। आपको जो भी उपलब्ध हो किस्म उसे लगा सकते हैं। बुआई से पूर्व बीजों को बाविस्टिन 1 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज अच्छे से उपचारित करें ताकि इन्हें बीज तथा मृदा जनित रोगों के साथ कीट व्याधियों से भी बचा जा सके। इसमें खाद भी थोड़ा ज़्यादा डालना होता है क्योंकि बीज ज़्यादा दे रहे हैं, थोड़ी पौधा ज़्यादा है तो उसकी खाद की भी ज़रूरत ज़्यादा होती है, खास करके नाइट्रोजन वाले खाद की, यूरिया की। यूरिया इसमें 1 हेक्टेयर में लगभग 200 किलो नाइट्रोजन डालते हैं, बल्कि सामान्य मक्का में लगभग 150 से 180 किलो नाइट्रोजन डालते हैं। बुआई के इस समय DAP, पोटाश, जिंक सल्फेट की पूरी मात्रा और 25 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिला दें और शेष बची यूरिया में से 50 किलो प्रति हेक्टेयर यूरिया 4 पत्ती अवस्था पर, 70 किलो यूरिया 8 पत्ती की अवस्था पर, 60 किलो यूरिया नर मंजरी को तोड़ने के पहले और शेष बची 35 किलो यूरिया को नर मंजरी को तोड़ने के बाद फसल में दें। बेबी कॉर्न के साथ खासियत ये है जब हम इसकी उत्पादन सालों भर ले सकते हैं क्योंकि इसमें बीज नहीं बनना, इसीलिए इस पर तापमान का ज़्यादा असर नहीं पड़ पाता। और जब बहुत ठंडा पड़ता है जैसे उत्तरी भारत में दिसंबर में और जनवरी में, तो हम 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में नहीं बुआई करते हैं क्योंकि अंकुरन में दिक्कत होती है। रिजर मशीन की मदद से मेंढ का निर्माण करें। बुआई मेंढों के दक्षिणी भाग में करनी चाहिए तथा पौधों के आकार के अनुसार कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बीज रोपते समय हर मेंढ पर 2 बीज प्रति छिद्र में 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। पहली सिंचाई बुआई से पहले करें क्योंकि बीज अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी होना जरूरी होता है। बुआई के 15 से 20 दिन बाद मौसम के अनुसार जब पौधे 10 से 12 सेंटीमीटर के हो जाएं, तो पहली सिंचाई करें। बुआई के 12 से 15 दिनों के बाद एक छेद में केवल एक स्वस्थ अंकुर छोड़ें और अन्य को हटा दें। उसके बाद 8 से 10 दिन के अंतराल से ग्रीष्मकालीन फसल में पानी देते रहना चाहिए। इस मौसम में बोई गई फसल में खरपतवार या जंगली घास हो जाती है जिनको निकालना जरूरी होता है। इन्हें निकालने के लिए 2 से 3 बार खुरपी से गुड़ाई करें। इसके साथ साथ हल्की हल्की मिट्टी भी
पौधों पर चढ़ा दें, जिससे पौधे हवा से गिरते नहीं हैं और पौधों की बढ़वार अच्छे से होती है। इतनी सावधानी रख करके हम बेबी कॉर्न से बहुत ही लाभ ले सकते हैं। क्यों लाभ ले सकते हैं, आप अंदाज लगाइए। जो 200 ग्राम का पैकेट बाजार में 30 रुपया 40 रुपया में बिकता है और 1 हेक्टेयर में बेबी कॉर्न छिला हुआ लगभग 20 से 25 क्विंटल उत्पादन होता है। तो और इसको हम सालों भर ले सकते हैं। जैसे गर्मी के समय में तो ये 50-55 दिन में तैयार हो जाता है। यहाँ तक कि अगर 1 एकड़ में हम बेबी कॉर्न की खेती करें तो 1 साल में एवरेज अगर मार्केट रेट रखें तभी भी हम कम से कम शुद्ध लाभ इसमें 3 लाख ले सकते हैं। किसान भाइयों को फसलों से अधिक पैदावार तभी मिलेगी जब उनके खेत की मिट्टी स्वस्थ होगी, क्योंकि बहुत से किसान जानकारी के अभाव में खेतों में अधिक मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जिससे भूमि अम्लीय, क्षारीय और लवणीय होती जा रही है। और ऐसे में भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए हमारे किसान भाइयों को कुछ उपायों को अपनाना होगा। तभी इस तरह की भूमियों पर कई तरह की फसलों की खेती करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो किस तरह से बनाएं इन भूमि को खेती योग्य, इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर DS बुंदेला। भारत कल कल बहती हुई सदा नीरा नदियों का देश है। भारतीय जनजीवन के तार नदियों के साथ गहराई से गुंथे हुए हैं। अन्न उत्पादन की बात हो या ग्रामीण जनता के सामाजिक आर्थिक उद्धार की, बाढ़ नियंत्रण की बात हो या फिर ऊर्जा उत्पादन की, हमने सदैव नदियों की ओर ही देखा है। ये जानते हुए कि भारत की अन्न समस्या का समाधान सिंचाई सुविधाओं से जुड़ा हुआ है, अनेक विशाल नदी परियोजनाओं के द्वारा नदियों के जल की धारा को प्यासे गांवों की तरफ मोड़ा गया। आधुनिक मंदिर कही जाने वाली ये परियोजनाएं हमारी सराहनीय उपलब्धियां हैं। देश को इनसे अत्यधिक लाभ भी हुआ है, लेकिन मिठास के साथ कुछ खटास आ ही जाती है। जहां इन परियोजनाओं से फसल उत्पादन में आशातीत सफलता मिली है, वहीं कुछ क्षेत्रों में हमारे अनुभव अच्छे सिद्ध नहीं हुए। परियोजनाओं के कमान क्षेत्र में जल भराव एवं लवणता जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। ऐसे क्षेत्रों में सिंचाई के कारण फसलों की बढ़ी उत्पादकता टिकाऊ साबित नहीं हो सकी। नहरों द्वारा सिंचाई का एक अपरिहार्य परिणाम है जल स्तर का ऊपर उठना। वैसे तो ये समस्या नई एवं पुरानी दोनों ही नहरों के कमान क्षेत्रों में पाई जाती है। जल स्तर ऊपर उठने के कई कारण हैं। नहरों के जाल से पानी का रिसाव, खेतों में जल का अनुचित प्रयोग एवं प्रबंध और अधिक पानी के प्रयोग वाली फसलों की खेती। इनके अलावा जल निकास की अपर्याप्त व्यवस्था और निकास प्रणालियों का समुचित रखरखाव न होने से भी ये समस्या और अधिक जटिल हो गई। उच्च भूजल स्तर और मृदा लवणता के बीच चोली दामन का संबंध है, इसीलिए जल भराव के साथ ही लवणता की समस्या भी उठ खड़ी हुई। अनेक जगहों पर सफेद लोनी लगे बंजर खेत दूर दूर तक दिखाई देने लगे। इसके अलावा आंशिक रूप से मृदा लवणता से ग्रस्त भूमियां भी उत्पादकता पर चोट करती हैं। ये विकार खेत में बड़े बड़े धब्बों के रूप में विकसित होता है। आर्थिक रूप से लाभकारी न होने के कारण किसान ऐसी भूमि पर खेती करना बंद कर देते हैं। इसीलिए बंजर लवणीय भूमि को नम रेगिस्तान या वेट डेजर्ट भी कहा जाता है। सबसे पहले तो ये लवणीय भूमि जो है ये क्यों बन रही हैं हमारे देश में, तो इनका सबसे पहला कारण जो वैज्ञानिक विधि से अध्ययन किया है, एक तो जरूरत से ज़्यादा जो नहर का पानी और ट्यूबवेल का पानी जो हम फसल में लगाते हैं, तो इस पानी में काफ़ी लवण होते हैं। यदि उदाहरण के तौर पर लें तो जब हम धान और गेहूं एक फसल चक्र एक साल में लगाते हैं तो 1 हेक्टेयर में 1000 किलो लवण लगा देते हैं, जो कि मात्रा बहुत ज़्यादा है और ऐसा कोई अन्य चीज़ नहीं है जो हम खेती में इतना लगाते हैं। और साथ साथ इसकी जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, जो नहरें हैं उनसे जल रिसाव हो रहा है, जो खालें हैं, वाटर कोर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी हैं, उनसे भी पानी का रिसाव हो रहा है और उससे जो मार्जिनल और हमारा लवणीय जल है, भूजल है, वो ऊपर आ रहा है। और जब यह जल भूजल आपके 5 फुट पे
आ जाता है तो ये ज़मीन को बहुत ज़्यादा खराब करना शुरू कर देता है। इससे जो हमारी जलग्रस्त लवणीय भूमि बनती है, और जब ये कैटेगरी भूमि की बन जाती है तो इसमें फसलों का नुकसान 50% और उससे ज़्यादा होता है। इन ज़मीनों को ठीक करने के दो तरीके हैं। एक तो पहले इसको रोकने का तरीका है कि कम से कम जल जो फसल को ज़रूरत है, जिसमें उसका उत्पादन ना घटे और अधिक से अधिक उत्पादन मिले, उतना जल हम लगाएं, चाहे वो नहर का हो या आपके ट्यूबवेल का। अपनी भूमि का टेस्ट और पानी का टेस्ट हर 2 साल के अंतराल पर कराते रहें, जिससे उन्हें अपनी भूमि की स्थिति पता रहेगी। मृदा सुधार के अंतर्गत सबसे पहले आप मिट्टी के नमूने की जांच करवाएं। उसमें यदि पीएच की स्थिति लवणीय है तो आप खेतों में जल भर दें या पलेवा कर देना चाहिए तथा कुछ दिनों तक खेत में पानी को भरा रहने दें, जिससे खेत की मिट्टी में मौजूद लवण और क्षार पानी के साथ घुलकर जमीन के अंदर चले जाते हैं और जो पानी खेत में रह जाता है वो खेत की मृदा में मौजूद लवणों को हटा देता है। इसके बाद जो पानी खेत में भरा रहता है उसको निकाल देना चाहिए। दूसरा ये है कि जो जमीन खराब हो गई है उनके लिए CSSRI ने एक भूमिगत जल निकास प्रौद्योगिकी का विकास किया है और पूरे देश में एवं प्रदेश में ये 71,000 हेक्टेयर भूमि में लगाई जा चुकी है। इससे पाइप का नेटवर्क 5 फुट नीचे जमीन के अंदर बिछा दिया जाता है और जो लवण मिट्टी में होते हैं बरसात के जल या सिंचाई जल के द्वारा उनको घोलकर इन पाइपों के द्वारा निकाल दिया जाता है और ये खराब जमीन 2 साल में लगभग 80% ठीक हो जाती है और 3 साल में पूरी तरह हो जाती है। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने भिंडी की फसल लगा रखी है, उनकी फसल पुष्पन से फलन की अवस्था पर है और इस समय फसल पर कई प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है, जिनका समय रहते उचित तरीके से नियंत्रण करना जरूरी है, अन्यथा इन कीटों से फसल में भारी नुकसान हो सकता है। तो किसान भाइयों, भिंडी की फसल में कीटों का नियंत्रण किस तरह से करना है, इस बारे में जानते हैं डॉक्टर गोंद्रा मार्डी से। आज हम बात कर रहे हैं भिंडी के तना एवं फल छेदक कीट के बारे में। इस कीट भिंडी के फसल को काफ़ी तादाद में नुकसान करता है। यह देखा गया है, अगर समय रहते इसका उचित प्रबंधन नहीं करने पर इसमें 30 से 40% तक की हानि होती है। इस कीट के लटे भिंडी की फसल में काफी क्षति पहुंचाती हैं, जो कि फलों में छेद कर अंदर घुस जाती हैं और फल खाकर नुकसान पहुंचाती हैं। इसके प्रकोप से शुरुआत में अंतिम प्ररोह मुरझा जाती हैं और गिर जाती हैं। फल फूल कलिकाएं भी गिर जाते हैं, साथ ही फल अनियमित आकार के हो जाते हैं और वर्षा के बाद वातावरण में ज्यों ही आर्द्रता बढ़ती है, इस कीट का प्रकोप प्रचंड रूप ले लेता है। तो जब भी किसान भाई आप इसका अच्छी उपज लेना चाहते हैं तो आपको इस कीट का समेकित कीट प्रबंधन उपाय का अपनाना होगा। इसके लिए किसान भाई सबसे पहले आपको क्या करना है कि गर्मी के दिनों में खेत की कम से कम 2 से 3 बार जुताई करें। इससे क्या होगा कि कीट का जो जीवन चक्र है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं, ये बहुत आवश्यक है। इसके बाद खेत की जुताई करते समय जब आप फसल के लिए तैयारी करेंगे उस समय 250 किलोग्राम नीम या करंज की खली प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। और खेत की तैयारी करते समय और एक चीज़ों की आपको ध्यान देना है कि उसमें जो भी खरपतवार है या पूर्ववर्ती फसल है उसका कोई भी डंठल या अवशेष नहीं रहे। और एक चीज़ की ध्यान देना है, हम विशेषकर जो समेकित कीट प्रबंधन में बात करते हैं कि आपको जो है जो पोषक तत्व की संतुलित मात्रा है उसका प्रयोग करना है। यहाँ देखा गया है कि किसान अधिकतर नाइट्रोजन युक्त खाद का प्रयोग करते हैं, उसमें DAP का प्रयोग करते हैं, लेकिन पोटास नहीं प्रयोग करते हैं। तो पोटास कीट और बीमारी में लड़ने के लिए पौधा को शक्ति देता है। आइए हम बात करते हैं कि इसका बीज, जब बीज को आप बोएंगे उससे पहले बीज को शोधन करना बहुत ज़रूरी है। और बीज को शोधन आप जो है
कीटनाशक से करें, उसमें थायोमिथाक्सम 5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से या इमिडाक्लोप्रिड 5 ml प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसका आप उपयोग करें। और किसान भाई और एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, आप अपने खेतों का हमेशा निगरानी में रखें। इसके लिए आपको ट्रैप है उसका प्रयोग करना पड़ेगा या ल्यूर का, ताकि हमें पता चले कि हमारा खेत में कीटों की संख्या कितना तादाद में है या कितना बढ़ रहा है। जब फसल 40 से 45 दिनों की हो जाए तब खेत में अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा किलोसिस 1 लाख प्रति हेक्टेयर छोड़ें। इसके कारण फसल में इन कीटों का प्रकोप कम हो सकता है। तो जैसे ही आपको पता चले कि आपके खेत में कीटों की संख्या बढ़ रहा है, तो उसके लिए किसान भाई सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके पास जो नीम निर्मित 5% नीम का घोल होगा उसका आप प्रयोग करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आप आवश्यकता अनुसार आप रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसमें थायोमिथाक्सम 2 ग्राम 10 लीटर पानी में घोल करके उसका स्प्रे करेंगे, या फिर स्पाइनोसेड 3 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करेंगे। लेकिन इन सब काम करने के साथ साथ किसान भाई आपको ये ध्यान में देना है, आप दवा का तब प्रयोग करेंगे जब कीटों की संख्या आर्थिक क्षति से ज़्यादा है, तो उस समय ही दवा का प्रयोग करेंगे। आप कोशिश कीजिए जो भी दवा का प्रयोग करेंगे वो सवेरे करेंगे या शाम को करेंगे। और एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है भिंडी के खेती में, जब आप दवा का प्रयोग करेंगे उसके बाद कम से कम 5-7 दिन के बाद ही आप फसलों को तोड़ाई करें, नहीं तो उसमें काफ़ी सारे अवशेष रह जाता है। ये व्यक्ति के लिए, खाने वाले के लिए काफ़ी हानिकारक साबित हो सकता है। तो किसान भाई इन सारे बताए गए उपाय से हम इस कीट को हम नियंत्रण में रख सकते हैं और भिंडी की खेती करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। नींबू का जो प्रमुख रोग प्रारंभ होता है वो है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर या पत्ती धब्बा रोग जिसको बोलते हैं, ये जो पत्ती धब्बा रोग है सर्वप्रथम पत्तियों से प्रारंभ होता है। पत्तियों के ऊपर उभरे हुए धब्बे बन जाते हैं जिनका रंग भूरे से लेकर लाल रंग का होता है। ये धब्बे हैं वो उभरे हुए रहते हैं और बाद में ये धब्बे जब फल आता है तो फलों के ऊपर भी ये धब्बे बन जाते हैं। ये धब्बे जो हैं इनकी जो बाजार की कीमत है और उसका अपीयरेंस है वो खराब करने से उसका किसान को बाजार में भाव नहीं मिलता। जो सिट्रस कैंकर है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, तो इसके नियंत्रण के लिए हमेशा क्या करना चाहिए किसानों को, जो रोगग्रस्त जो नींबू के भाग हैं जिसमें सिट्रस कैंकर आ रखा है उनको काट के हटा देना चाहिए और कॉपरऑक्सीक्लोराइड के साथ में कसुगामाइसिन या स्टेप्टोसाइक्लिन 300 ppm का घोल बनाकर मानसून से पूर्व एक छिड़काव करना चाहिए। फिर मानसून प्रारंभ होने के बाद में जैसे ही बिना बारिश वाले दिन आए तो 15 दिन के बाद में इस घोल की पुनरावृत्ति करनी चाहिए। बारिश के समय ये रोग बहुत ज़्यादा फैलता है, इसलिए किसानों को बारिश के समय बारिश की आवृत्ति और बारिश की जो तीव्रता है और बारिश वाला जो दिन नहीं हो उस दिन छिड़काव करके किसान है वो अपने बगीचे में इस रोग के फैलाव को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-राजस्थान@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।